नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 15 अक्टूबर से M2R4 जो कि ओ लेवल का ओल्ड सिलेबस था, सेकंड पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग, उसकी क्लासेस हमने नोट्स के साथ में स्टार्ट कर दी है क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन थी। अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ M3R4 के ही नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करा रहा था, यानी सी लैंग्वेज की। लेकिन अब मैं आपको M2R4 के नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ 15 अक्टूबर से। जो ये क्लासेस हैं ये फ्री नहीं है और नोट्स भी फ्री नहीं है। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 227 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी आप सारे नोट्स और सारी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको M2R4 नोट्स और क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी के लिए एक पोस्ट कर दी है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपका बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, कि वो कौन कौन सी बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इंटरनेट है उससे संबंधित कौन कौन सी बेसिक शब्द हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ISP, जो कि इंटरनेट का ही हिस्सा है। तो जो आपका ISP है इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सेवा देती है, जिससे आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पर जो सर्विस अवेलेबल हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी या हम बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ISP। और ISP का फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछा गया है। तो जो आपका ISP है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए ठीक है। देन इसके बाद अब जो आपका पहला ISP था उसका नाम था VSNL, किसके लिए? इंडिया के लिए, जिसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल जो चलन में है वो आपका जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, ये क्या हैं? ये आपके सारे के सारे ISP के उदाहरण हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ISP क्या होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है एंड दैट इज़ मॉडेम। आपने नाम सुना होगा मॉडेम का। अगर आपको अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन के थ्रू आप अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में या लैपटॉप कंप्यूटर में नेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मॉडेम है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आपको टिक करना है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। जो आपका मॉडेम है ये एक डिवाइस होती है जो कि आपकी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होकर आपको इंटरनेट की सर्विस, यानी आपको इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये डिवाइस करती क्या है? डिवाइस का काम ये होता है कि जो भी एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको वो डिजिटल सिग्नल में, और जो सिग्नल डिजिटल में होते हैं उनको एनालॉग में चेंज करने का काम करती है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि हम लोग इनके बारे में आने वाले नए चैप्टर, जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है। चलिए, जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ DNS, कि DNS क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, या हम बोल सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो पहली बात तो यही कि आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है। अब ये होता क्या है? गाइज़, आपने नाम सुना होगा IP एड्रेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था कि जो भी कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें इंटरनेट की सेवा उपलब्ध रहती है या उपलब्ध होती है, वो सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं उनका एक IP एड्रेस होता है। क्या होता है? एक IP एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। तो जो आपका IP एड्रेस होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है। मैं आपको यहाँ पर IPv4 का एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जो मेरा मोबाइल है, जो मुझे ISP के द्वारा एड्रेस दिया गया है, IP एड्रेस दिया गया है, फॉर एग्जांपल वो है, मान लीजिए 11.126.11.12। ठीक है। तो इस एड्रेस को याद करना बहुत ही मुश्किल है।
इसी तरीके से हर एक साइट, जैसा कि आपका हो गया nilit.government.in, तो इसका भी एक IP एड्रेस होगा। तो उस अगर आपके लिए nilit.government.in इसको याद करना आसान है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भैया अगर आप इस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो इसका एक IP एड्रेस है जो कि कुछ इस टाइप का होगा, उसे आपको याद करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए टफ होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको IP एड्रेस याद ना रखना पड़े, आप उसके डोमेन नेम से उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँ, तो उसको हम बोलते हैं DNS। DNS बेसिकली करता क्या है, ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में और डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करता है। मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके जो मोबाइल है उसमें कई सारे आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, तो क्या आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर याद हैं? नहीं। लेकिन आपने क्या कर रखा है, आपने हर एक मोबाइल नंबर को जो आपके मोबाइल पे है, आपने उसको किसी न किसी नाम से सेव कर रखा है। तो आप लोग नाम से उस बंदे से बातचीत कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो आपके लिए किसी नेम, किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को याद करना आसान रहता है किसी नंबर स्ट्रिंग की अपेक्षा। तो DNS करता क्या, बेसिकली ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, www.sabdss.com, तो इसका भी एक IP एड्रेस है। लेकिन अगर मैं आपको इसका कहूँ भैया, जो ये डोमेन नेम है, जो ये वेबसाइट है, इसका IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल 21.21.21.00, तो आपके लिए ये याद रखना मुश्किल होगा इसकी अपेक्षा। तो बेसिकली DNS करता क्या है, ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में और डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करता है। आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, एंड दैट इज़ HTML। ये HTML क्या होता है? तो जो भी आप लोग वेबसाइट विजिट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सामने कंटेंट दिखाई देता है आपको। तो जो कंटेंट होता है, जो वेब पेज होता है, वो आपका HTML से लिखा जाता है। HTML क्या है? तो HTML एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से जो आपके वेब पेज होते हैं उनको हम लोग क्रिएट करते हैं। और एक वेब पेज में आपका कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या अदर कंटेंट भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखते हैं, वेब पेज दिखते हैं किसी वेबसाइट के, वो HTML से ही क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि इसके साथ में और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका हो गया CSS, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इनका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मेन है वो आपकी HTML है, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। हाँ, इसका भी आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो HTML है वो क्या है और इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इसमें कौन से टैग होते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। देन अगला टर्म है, एंड दैट इज़ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यह TCP पोर्ट 80 पर काम करता है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो HTTP है ये TCP का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है 80। अगर आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो आप देखते हैं कि उस वेबसाइट के पहले लिख के आता है HTTP/, और जो वेबसाइट होती है उसका डोमेन नेम। तो जो आपका HTTP है ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP का पोर्ट 80 यूज़ करता है। बेसिकली ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको सर्वर तक पहुंचाना, और सर्वर ने जो भी रिस्पांस किया है उसको उस क्लाइंट तक ट्रांसफ़र करना। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं उनको क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट के बीच में ट्रांसफ़र करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद एक टर्म है, एंड दैट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट उन वेब पेज का कलेक्शन होता है जो एक ही डोमेन नेम को रेफ़र करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 5 पेज, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने 5 पेज क्रिएट किए HTML की हेल्प से, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये बाउंस हो जाए, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 4 ही पेज आपने क्रिएट कर लिए। इसका नाम है होम, इसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, इसका नाम है लॉगिन, और इसका नाम है मान लीजिए O लेवल पेज, ठीक है। ये आपने 4 वेब पेज क्रिएट किए। आपने क्या किया? आपने इनको आपस में लिंक कर दिया, ठीक है। और आपने इस पूरे कलेक्शन ऑफ वेब पेज का आपने एक नाम रख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल example.com। तो जो example.com है ये एक वेबसाइट है। क्या है? ये एक वेबसाइट जिसमें ये चारों पेज इनबिल्ड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, लेकिन वो एक ही डोमेन नेम को इंडिकेट करे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग इस पेज को ओपन करेंगे तो ये example.com इसी डोमेन नेम को इंडिकेट कर रहा है, इसी को दर्शा रहा है, इसी को इशारा कर रहा है
यानी कि जो सारे पेज हैं ये सारे ही पेज इसी डोमेन नेम यानी example.com को ही इंडिकेट कर रहे हैं, इस पर इशारा कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम बोलेंगे एक वेबसाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेबसाइट होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, लेकिन वो एक ही डोमेन नेम को रिफ़र करना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि वेब पेज क्या होते हैं। बात तो समझ में आ गई, जो वेबसाइट होती हैं वो वेब पेज का कलेक्शन होती हैं, लेकिन ये वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML और भी अन्य वेब लैंग्वेज जैसे आपकी CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, इनकी हेल्प से क्रिएट किया जाता है। और इस पेज में आपका कोई भी कंटेंट, चाहे आपका इमेज हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई लिंक हो, ये आपका हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम बोलते हैं वेब पेज। देन इसके बाद एक टर्म आता है एंड दैट इज़ लिंक। ये लिंक क्या होती है? तो लिंक एक प्रकार का एलिमेंट होता है जो किसी एक पेज से दूसरे पेज के रिसोर्स को आपस में कनेक्ट करता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर आप लोगों को M2R4 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, तो मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आप इस वीडियो को करंट में देख रहे हैं, उसके नीचे एक पेज जुड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें एक लिंक दी गई है। जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि लिंक की हेल्प से जो आपका करंट पेज है उससे आप लोग किसी दूसरे पेज को या किसी दूसरे रिसोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका होता है लिंक। देन इसके बाद एक टर्म है एंड दैट इज़ पोर्ट। ये पोर्ट क्या होता है? मैंने आपको भी बताया कि जो आपका HTTP है ये TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है। जो HTTP है ये पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है, जबकि जो SMTP है वो पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है, जबकि जो टेलनेट है ये पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। तो ये पोर्ट क्या होता है? तो जो पोर्ट है ये एक प्रकार का लॉजिकल गेट होता है। कहने का मीन्स ये है कि ये आपको दिखाई नहीं देगा कि हाँ ये देखो गेट बना है, गोल है कि चौकोर है कि कैसा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, बस ये लॉजिकल गेट है, आप इसको समझ लीजिए। और जो गेट होते हैं, जो लॉजिकल गेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्ट, वो किसी प्रोसेस या सर्विस के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है, सर्विस दे दी गई, भैया आपको जो भी डेटा इस पोर्ट से आएगा उसके बारे में आपको इस टाइप की प्रोसेस करनी है, इस टाइप की सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। देन इसके बाद आपने सुना होगा कि भैया होम पेज। ये होम पेज क्या होता है? तो जो भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट हो, जो उसका पहला पेज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं होम पेज। और इसको हम लोग कभी कभी इंडेक्स पेज या फिर मेन पेज भी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और आपने इसको कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो आप देखते हैं उसमें लिख के आता है कि लॉगिन, ठीक है, लॉगिन index.php, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने लॉगिन किया है, जो पहला पेज खुलने वाला है वो आपका इंडेक्स पेज है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो आपका होम पेज होता है, और इसे हम लोग इंडेक्स पेज या फिर मेन पेज भी कहते हैं, जहाँ से आप किसी भी उस वेबसाइट से संबंधित किसी भी वेब पेज पर पहुँच सकते हैं आसानी से, तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एंड दैट इज़ डाउनलोडिंग। आप लोग कहते हैं ना कि हमको भी ये वीडियो डाउनलोड करना है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो डाउनलोडिंग मतलब क्या होता है? डाउनलोडिंग मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या सर्वर से किसी फाइल की कॉपी को लोकल कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हों या फिर आपने इसको डाउनलोड कर लिया हो। तो ऐसे में हुआ क्या है, ये YouTube का सर्वर है एग्जांपल के तौर पर, और यहाँ पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वेबसाइट ये वीडियो यहाँ पर स्टोर है। तो जब भी आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो उसके इसमें क्या होता है कि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से YouTube के सर्वर से इस वीडियो की कॉपी, ये ओरिजिनल वीडियो आप लोग डाउनलोड नहीं करते हैं, बल्कि आप लोग इसकी कॉपी को अपने लोकल कंप्यूटर या हम बोल सकते हैं कि जो आपका मोबाइल डिवाइस है आप उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो डाउनलोडिंग मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से या किसी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर या सर्वर से किसी फाइल की कॉपी को किसी दूसरे कंप्यूटर में सेव करना, उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। इसी तरीके से अपलोडिंग मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बंदा लोकल कंप्यूटर पर जो फाइल स्टोर है उसको किसी दूसरे कंप्यूटर या फिर सर्वर पर कॉपी करता है तो उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। फॉर एग्जांपल जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो जो ये वीडियो है ये मेरे मोबाइल पे है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल कंप्यूटर, यानी कि लोकल सर्वर पर है, यानी लोकल कंप्यूटर पर है या लोकल डिवाइस पे है।
मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जो यूट्यूब का सर्वर है, मैं इस वीडियो की कॉपी को वहाँ पर स्टोर कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। तो आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुकी की। आपने सुना होगा कुकी, आपने जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें लिख के आता है कि दिस वेबसाइट यूजेस कुकी प्लीज़ अलाउ, तो उसमें लिख के आता है ओके। तो वो कुकी क्या होती है? तो कुकी को हम लोग HTTP कुकी या फिर वेब कुकी या फिर ब्राउज़र कुकी कहते हैं, और इसे हम लोग इंटरनेट कुकी भी कहते हैं। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करता है तो वेबसाइट कुछ इन्फॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र में स्टोर कर देती है। इस इन्फॉर्मेशन में शामिल है किसी वेब पेज को कितनी देर तक ओपन किया गया, फॉर्म में क्या क्या डेटा भरा गया, नेम क्या था, एड्रेस क्या था, स्टेटफुल इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है कौन? कुकी, उसको बोलते हैं कुकी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप लोग कोई टर्म गूगल पे या किसी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी आप किसी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को आप विजिट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो एडवर्टाइज आता है, जो आपने हाल ही में एक्टिविटी की होगी उसी से संबंधित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज अमेज़ॉन पर सर्च किया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए जो माइक है उसको दिखाइए कि माइक कितने की है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप देखते हैं कि आपके सामने कई सारी माइक्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने माइक ओपन होती हैं, आपने उनको क्लोज़ कर दिया। आपने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। आपने वेबसाइट को विज़िट किया, आपके सामने माइक आ गई, आपने इसको क्लोज़ कर दिया। तो आप लोग देखते हैं कुछ देर बाद जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का जो कंटेंट है उसमें एडवर्टीजमेंट भी आपके अमेज़ॉन से संबंधित आते हैं कि भाई देखिए ये माइक है 500 रुपये की है, ये जो माइक है ये आपकी कॉलर माइक है ये 200 रुपये की है। तो इस केस में आप देखते हैं कि जो आपने हाल ही में जो एक्टिविटी की थी उससे संबंधित आपके सामने एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कुकी की हेल्प से, क्योंकि कुकी समझता है कि जो आपने हाल ही में कौन कौन सी एक्टिविटी की है, और जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप लोग आजकल क्या सर्च कर रहे हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कुकी क्या होती है। बेसिकली ये आपकी एक टेक्स्टी फाइल होती है। देन इसके बाद बात आती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है या प्रोग्राम का सेट होता है जो इंटरनेट की मदद से वेब पर उपलब्ध जानकारी में से यूज़र द्वारा दी गई क्वेरी को सर्च करके रिजल्ट दिखाता है। जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, बैडू हो गया, ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। जब भी आप लोगों को कुछ ढूंढना होता है, सर्च करना होता है, तो आप लोग बेसिकली खोलते हैं google.com, क्योंकि ज़्यादातर यूज यही होता है google.com। आप लोग ओपन करते हैं और आप उसके सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं कि भैया आज की लेटेस्ट न्यूज़। तो आप देखते हैं कि आपके सामने कई सारी लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। जो इस काम को अंजाम देता है उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है एंड दैट इज़ सर्फिंग। सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग का मतलब ये है कि जब आप लोग सूचना खोज रहे हैं, आप लोग एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना, उसको हम बोलते हैं सर्फिंग, ठीक है। देन इसके बाद आता है टर्म वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की सुविधा देता है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ वेब होगा। क्या होगा? वेब होगा। इसको मैं सही करा दूंगा। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वेब से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। ये क्या है? ये आपके सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपका रहा वेब ब्राउज़र। देन इसके बाद टर्म है बिट रेट। ये बिट रेट क्या होती है? तो बिट रेट का मतलब ये है कि बिट्स की संख्या जो एक बार में ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं बिट्स रेट। जबकि जो आपकी बैंडविड्थ है वो एक निश्चित टाइम में, ध्यान दीजिए, बिट रेट और बैंडविड्थ में अंतर है। बिट रेट में क्या हो रहा था कि एक बार में जितनी बिट जा रही थी उसको हम बोलते हैं बिट रेट, जबकि एक निश्चित टाइम में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो ये आपकी थी बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप हमारी इस क्लासेस को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। हमारे पास M3R4 की कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें तो मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।